Assalamu alaikum class. I hope you all are doing fine. Today we are going to start over chapter number 7. So basically we are going to start over lecture number 21, and in lecture number 21 we will be discussing over this chapter number 7. अब हमारा start हो रहा है and that is Kleen's theorem. हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी क्लीन क्लेयर या क्लीन स्टार, वो भी इसी बंदे ने रिकमेंड किया था, तो यानी इसी बंदे की इन्वेंशन थी, तो उस चीज़ को भी हमने स्टडी किया। लेकिन अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे दैट इज़ द थ्योरम ऑफ क्लीन, यानी इस स्पेसिफिक बंदे ने जो एक थ्योरम हम प्रपोज किया था उसकी पूरी डिस्कशन जो है वो हम इस चैप्टर में अभी करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 21 अपना। तो इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया कि अभी थोड़ी सी स्टार्ट में मैं स्लाइड्स चलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हम सारा यही पढ़ेंगे। लाइक ये जो सारा इंट्रोडक्शन है, फिर ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली सारी क्या क्या है, यहाँ तक मैंने स्लाइड्स में इसलिए कन्वर्ट किया कि ये वाली जो चीज़ है दरमियान वाली, ये वाली, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है इस पैराग्राफ में पढ़ते वक्त, तो मैंने कहा कि चलें उसमें कन्वर्ट करके आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि किस तरह चल रहा है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास क्लीन्स थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है कि इन द लास्ट 3 चैप्टर्स वी इंट्रोड्यूस्ड द 3 सेपरेट वेज ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज, by regular expressions, by finite automaton, and by the transition graphs. Remember that the language defined by a machine is the set of all words it accepts. यानी हमने 3 तरीके पढ़े, वैसे तो हमने और भी तरीके पढ़े हैं, लाइक रिकर्सिव डेफिनेशन भी पढ़ी और डिस्क्रिप्टिव वे भी पढ़ा, लेकिन अभी हम उनको ज़रा पीछे करते जा रहे हैं, हम एडवांस तरीक़ों के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जब भी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम किसी ऐसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे जो ह्यूमन इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम वो तमाम वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो वो स्पेसिफिक मशीन एक्सेप्ट करती है। अब हो सकता है वो सिर्फ एक वर्ड हो, डजंट मैटर एट ऑल कि कितने वर्ड्स हैं। उसके बाद हमने कहा कि इन दिस चैप्टर वी विल प्रेजेंट a theorem proved by Kleen in 1956, which in our variant says that if a language can be defined by any one of these 3 ways, then it can also be defined by other 2. One way of stating this is to say that all 3 of these methods of the defining a language are equivalent. यानी इन 3 तरीकों में से हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों तरीके इक्विवेलेंट हैं। अब 1 मिनट के लिए तो आप ये सोचेंगे कि ये तीनों तरीके कैसे इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों तरीके इक्विवेलेंट हैं और हमारा ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ पे बेस कर है। मेन चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें इसमें आसान है और कुछ चीज़ें बहुत डिटेल्ड हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, जिनकी बेसिस में मैं आपको बार बार ये कहती थी कि आप लोग अपने सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से पढ़ा करेंगे, वरना आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से गेट नहीं कर पाएंगे। अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि असल में थ्योरम की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कि एनी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेटन और द ट्रांजिशन ग्राफ्स कैन बी डिफाइंड बाय ऑल 3 मेथड्स। अब अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन होती है तो इसका मतलब लाजमी तौर पे उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा और लाजमी तौर पे उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बनेगा। अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा से डिफाइन हो जाती है तो उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बनेगा और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लाजमी तौर पे होगा। और अगर किसी का ट्रांजिशन ग्राफ बनता है तो उसकी भी ये पीछे वाली दोनों चीज़ें बनेंगी। सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि हमारे पास कुछ इस तरह करके हमारे पास ये लैंग्वेजेस हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बेसिकली किस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। हम ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हो तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है कि नहीं बनता, बताएं आप मुझे। ऑब्वियसली बन जाता है। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हो तो क्या उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनता है या नहीं बनता? अब ये भी बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हर फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ होता है, लेकिन हर ट्रांजिशन ग्राफ फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होता। दैट इज़ अनदर डिस्कशन। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ के रूल्स जो हैं वो बड़े लूज होते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा के बड़े रिस्ट्रिक्ट होते हैं।
अच्छा, हर रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा, हर फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन ग्राफ बन जाता है, तो हर ट्रांजिशन ग्राफ का रेगुलर एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। अब ये ज़रा आ गई है ट्रिकी चीज़, वेरी ट्रिकी। तो अभी हम इन चीज़ों को देखते हैं, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं कि उसके बाद क्या है हमारे पास। ये तो हमने चले जी देख लिया कि हमारे पास ये आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि दिस थ्योरम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रिजल्ट इन द थियरी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, सो वी आर गोइंग टू टेक एक्सट्रीम केयर विद इट्स प्रूफ। अगली चीज़ ये है कि इन द प्रोसेस वी शैल इंट्रोड्यूस्ड 4 एल्गोरिदम्स दैट have the practical value of enabling us actually to construct the corresponding machines and expressions. अब आपने वो वाले एल्गोरिदम्स नहीं समझने जिस तरह के एल्गोरिदम्स आप लोग एल्गोरिदम टाइप पढ़ते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यानी हम डिफरेंट वेज देखेंगे जिससे हम इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मोर देन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर लाइज इन इट्स वैल्यू एज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ थ्रू थॉरो थ्योरेटिकल थिंकिंग इन दिस फील्ड, कि हम लोग कितना ज़्यादा चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। देखिए, थ्योरी पढ़े बगैर तो कोई गुजारा नहीं है, ये तो बात मैं आपको हमेशा से बता रही हूँ, एंड आई स्टिल know that and it's still force on that. अच्छा, अक्सर मेरे वर्ड्स आगे पीछे भी हो जाते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम स्पॉन्टेनियसली स्पीकिंग, तो वो मुझे बाद में ख्याल आता है कि जो मैंने बोला ये तो गलत बोल दिया। अच्छा जी, चलें जी आगे हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ द लॉजिक ऑफ दिस प्रूफ इज अ बिट इन्वॉल्व्ड। अच्छा, ये एक एक वर्ड आपकी बुक का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना और ना ये आपने कहना है कि मैम आप हमें स्लाइड्स दे दें, क्योंकि हमें स्लाइड्स मिलेंगी तो हमें समझ आएगी। मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोगों के ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक एक वर्ड मैंने आपका बुक से ही लिखा हुआ है। अभी मैं आपको ये ख़त्म होकर भी दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें मैम ये स्लाइड सेंड कर दें जो आपने बनाई है। ये सिर्फ मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ी सी बनाई है, लेकिन अभी मैं लेटर ऑन अभी आपको बुक से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंटेंट है, उसको मैं स्लाइड में जब शिफ्ट करती हूँ तो वो उस तरह की चीज़ नहीं बनती जिस तरह मैं चाहती हूँ कि सही हो। अब लॉजिक है यहाँ पे, ज़रा हम इसे देखते हैं। दैट वी आर ट्राइंग टू प्रूव द मैथमेटिकल थ्योरम that the set of all zaps, whatever they are, is the same as all the sets of zeeps. यानी it's just an example, just do not take, दिल पे नहीं लेनी आपने ये बात बिल्कुल भी कि ये zaps क्या है और zeeps क्या है। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि let's say कि कोई एक चीज़ है zaps और हम कहते हैं कि वो बिल्कुल सेम है जैसे कि zeeps है, या हमने ये प्रूव करनी है, राइट। सो वी कुड ब्रेक द प्रूफ इनटू 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर प्रूफ को ब्रेक डाउन करेंगे। पार्ट 1 में क्या होगा कि वी वुड शो दैट zaps आर ऑल्सो zeeps, एंड इन पार्ट 2 वी वुड शो दैट ऑल द zeeps आर ऑल्सो zaps। मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं उसी तरह जैसे हमने ये प्रूव करना हो कि A और B सेम है, तो हम कहें A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू A, सो A इज इक्वल्स टू B। दैट्स अ लिटिल वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, लेकिन आप यही समझें कि आपने 2 चीज़ें एक दूसरे के बराबर प्रूव करनी है, तो आप पहली को दूसरी के और दूसरी को पहले के इक्वल प्रूव करेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सो दैट इज़ वाई आप हौसला रखें और आप इसको मैं जिस तरह बता रही हूँ उसी तरह समझें। इसी वजह से मैंने इनको स्लाइड्स में कन्वर्ट किया था, क्योंकि ये zaps zeeps जो है ना, जब आपने किताब में पढ़ने थे तो आपने कहना था कि ये पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, टुगेदर दिस वुड डिमॉन्स्ट्रेट दैट इक्विवेलेंस ऑफ द 2 सेट्स। फाइन, ठीक हो गया जी। Here we have a more ambitious theorem. अब इसमें हम कह रहे हैं जी, हम ज़रा थोड़ा theorem को बढ़ा रहे हैं। We wish to show that the set of zaps, the set of zeeps and the set of zips are all these same. हमने 3 चीज़ें डाल दी। अब यहाँ पे ना ये जो हमने स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया ना, इसकी भी कोई वजह है। इसकी वजह ये है कि हम लोग ये जीप zaps zeeps की करके आपको ये बताया जा रहा है कि वेरी इंटर रिलेटिंग चीज़ें हैं कोई, और हम उसमें देखें एक एक वॉवल सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो ताकि आपको ये पता हो कि बेसिकली जब हम एक्चुअल प्रूफ की तरफ जाएंगे जिसके लिए हम इस चीज़ को बेस बना रहे हैं, तो वो भी इसी तरह की लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होंगी जो
मेरे लेक्चर्स डायरेक्टली जैसे कोई बंदा 21st लेक्चर सुनेगा तो दे वोंट बी एबल टू कॉप अप, फिर एंड में आप लोग ब्लेम गेम करेंगे, बट दैट्स द रॉन्ग थिंग टू डू। और अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत आसानी है, लाइक अगर हम जब लाइव पढ़ाते थे तो किसी बच्चे का कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता था तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हमने ये लेक्चर मिस कर दिया। एंड आई रिमेंबर व्हेन जो आपका प्रीवियस था जो जब 5th में है वो जब 3rd में थे, तो उनमें जब कुछ बच्चों के जो अच्छे बच्चे थे या पढ़ना चाहते थे एटलीस्ट, उनका कोई लेक्चर मिस हो जाता था तो जिस दिन मैं लेक्चर देने आती थी वो कहते थे कि मैम आज आप हमारे साथ एक्स्ट्रा रुकें और आप हमें एक्स्ट्रा पढ़ाएं, या हम कोई ग्रुप बना लेते हैं, आप हमें उसमें वो एक्स्ट्रा काम करवा दें। और मैं उनको करवाती थी, और जो चीज़ उनकी मिस हो जाती थी वो फिर मैं छुट्टी के बाद, यानी कि अगर बॉयज़ हैं तो वो तो चलो 1 के बाद मॉर्निंग वाले रुक जाते थे, इवनिंग वाले तो वो रुक जाते थे, या दरम्यान में मेरा कोई पीरियड फ्री होता था तो मैं तब जाके करवा देती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं थी। सो अभी आई फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। मुझे लगता है कि ये कितनी आसान बात है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है और आपने अगर मिस भी कर दिया हो तो आप दोबारा सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सुन सकते हैं। लाइक इट्स मेकिंग लाइफ ईजियर। यस इट कुड बी डिफ़िकल्ट कि आपको लगता होगा कि चीज़ें आपको समझ नहीं आती, उसके लिए भी मैं तो खैर अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ, लेकिन अगर टीचर्स भी पूरी एफर्ट पुट करें और आप लोग भी टाइमली सुने तो मुझे तो लगता है कि इट इज़ मेकिंग लाइफ ईजियर। देखिए ना कितनी आसानी की बात है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को मिड के बाद एहसास हुआ है तो उसके मिड से पहले वाले लेक्चर भी रिकॉर्डेड पड़े वो सुन सकते हैं, या किसी को फाइनल के बिल्कुल करीब भी अगर एहसास हो जाए कि उसने पढ़ाई करनी है तो उसे टीचर की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी कि मैम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दें, मैम मुझे ये करा दें वो करा दें। सो ये फ़वायदे हैं। चले हम आगे पढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं टू डू दिस वी नीड 3 पार्ट्स। अब हम 3 पार्ट्स करेंगे ना। पहले जी जैप को उठा के जीप के बराबर प्रूव करेंगे, फिर जीप को जिप के बराबर प्रूव करेंगे, और फिर जिप को उठाएंगे और कहेंगे जी आप जैप के बराबर है। यही करेंगे हम। सो यहाँ पे क्या होगा ये देखें, पिक्चर पहले आ गई। इन पार्ट 1 वी शैल शो दैट जैप्स आर जीप्स। सो इन पार्ट 2 वी शैल शो दैट जीप्स आर जिप्स, and finally in the part 3 we shall show that all zips are zaps। ये देखें, zaps, zips I'm so sorry, and zips are zaps whatsoever this is। so ये सब बराबर हैं एक दूसरे के। तो ये नीचे उन्होंने हमने कहा कि taking together these 3 parts we will establish the equivalence of 3 sets। और ये equivalence 3 sets का आ गया है। आपको बात तो समझ आ गई है ना जो मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ पे ज़रूर वो वाली बात हम कर सकते हैं, वो जिसमें ये होता है कि अगर a इज़ इक्वल्स टू b एंड b इज़ इक्वल्स टू c, तो फिर हम कहते हैं डिड्यूस करते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू c। ये वही चीज़ है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फिर a इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू c भी हो जाता है हमारे पास। लाइक दिस इज़ द सेम थिंग आई गेस कि वो जो बताना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम थियरम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम प्रूफ की बात करें तो देयर विल बी 3 सेक्शंस ऑफ आवर प्रूफ। अब वो पहला सेक्शन क्या होगा? पहला सेक्शन में ये है कि every language that can be defined by a finite automaton can also be defined by a transition graph। यानी उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि अगर कोई लैंग्वेज FA से बन रही है तो लाजमी तौर पे उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बनेगा। ये पहली बात हो गई। अगली बात वो पार्ट 2 कह रहे हैं, every language that can be defined by the transition graph can also be defined by regular expression। अभी जी दूसरी बात हमने कहा है कि जी अब ये ट्रांजिशन ग्राफ से है तो फिर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरी बात आपको पता ही है जी क्या लिखी आएगी, वो ये लिखी आएगी तीसरी बात कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। सो बेसिकली तो हम ये कह रहे हैं कि ये है तो फिर ये वापस भी इधर जाएगा, तो लूप चल रहा है, लूप ही चल रहा है ना। देखिए ये 2 ऐसे करके आ रहा है फिर वापस उधर जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब ये बात मैंने भी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। अब चलें जी, स्लाइड्स ख़त्म हो गई, अब हम बुक से पढ़ेंगे। कीप अच्छा जी, किधर गई हमारी बुक? अब आप ये मैं एक बार आपको सिर्फ बता दूं कि देखें ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी, ये सिर्फ जैप जीप्स की वजह से मैंने स्लाइड्स बनाई थी आपकी, और ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आप यहाँ आगे से पढ़ेंगे। यहाँ आगे से मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें जी लिखा हुआ है जी प्रूफ ऑफ पार्ट 1। अच्छा जी पार्ट 1 है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ।
तो ये तो बड़ी आसान बात है फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ वाली। अभी मैंने दोबारा से वही बात करूंगी कि आपको पता है कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑलवेज आरटीजे। फाइनाइट ऑटोमेटा तो होता ही ट्रांजिशन ग्राफ है। हाँ, ट्रांजिशन ग्राफ वापस फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होता ना ऑलवेज, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा तो ट्रांजिशन ग्राफ होता है हमेशा। ये वन वे रिलेशन तो है, टू वे रिलेशन भी होता है अगर ट्रांजिशन ग्राफ आपने उन रूल्स पे बनाए जिन पे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए। तो अगर आपने ट्रांजिशन ग्राफ उन रूल्स पे बनाया है जिन पे फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है, तो फिर तो वो असल में फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। समझ आइए आपको मेरी लॉजिक की? आई होप कि आ गई होगी। अच्छा जी, आगे हम किधर गया? अच्छा, ये लिखा हुआ दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, every finite automaton is itself a transition graph. Therefore, any language that has been defined by a finite automaton has already been defined by a transition graph. Done. पहला पार्ट आपको साबित ही करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आपके इस पूरे चैप्टर में हम इन 3 प्रूफ्स को ही डील करेंगे। ये सेकंड वाला प्रूफ जो है ये भी लंबा है, लेकिन थर्ड वाला तो बहुत लंबा है। वैसे टेक्निकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ, यानी यहाँ पे लिखा हुआ ना ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, मुझे भी आसान लगता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। कहने को तो ये बात बहुत आसान है, क्योंकि आपने अभी पीछे जितना भी पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन तो आता ही है, उसको लेके हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं। तो इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं ना एवरी लैंग्वेज दैट इज डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें फिर आप ये समझ लें कि बड़ी उसके अंदर क्लॉजेज आ जाती हैं, यानी प्रूफ के अंदर और बड़े बड़े मामलात आ जाते हैं, बड़ी क्लॉजेस, बड़े और रूल्स आ जाते हैं जिन्हें हमने प्रूव करना होता है और फिर उन बेसिस पे हम इसको चलाते हैं। तो इसलिए इस थर्ड वाले का तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, वैसे सेकंड वाले का भी लंबा होगा। अभी हम पार्ट 2 के प्रूफ की बात करेंगे। द प्रूफ ऑफ दिस पार्ट विल बी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम। अच्छा, ये एक चीज़ है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि हमारे पास ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम किसे कहते हैं। दिस मीन्स दैट वी प्रेजेंट अ प्रोसीजर दैट स्टार्ट्स आउट विद अ ट्रांजिशन ग्राफ एंड एंड्स अप एट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस द सेम लैंग्वेज। यानी इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा प्रोसीजर पिक करते हैं, मैं सेलेक्ट हैंड, जो यानी अभी यहाँ पे हम ना ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें से आपने डिड्यूस कर लेनी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम की डेफिनेशन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रोसीजर बताएंगे जो स्टार्ट करेगा ट्रांजिशन ग्राफ पे और एंड होगा हमारा विद रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मेरा माउस जो है वो हाईलाइट होता है, आई होप सो। ये मैं बार बार इसी तरह करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टक टक की आवाज़ें भी आती होंगी, बट आई जस्ट डू इट कि मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि वो जो थोड़े से ज़रा सोए हुए बच्चे होते हैं जो लेक्चर लगा के उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, सितारे चल रहे हैं, चांद चल रहा है, क्या बोल रही है मैम, तो उनको ज़रा पता चल जाए कि मैं जहाँ जहाँ ज़रा येलो लाइट जाती है तो असल में मैं वो वाली लाइन पढ़ रही होती हूँ। सो इसलिए अच्छा जी, टू बी एक्सेप्टेबल एज अ मेथड ऑफ प्रूफ एनी एल्गोरिदम मस्ट सेटिस्फाई 2 क्राइटेरिया। अच्छा, 2 क्राइटेरियाज हमें सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम की बात करें कि असल में वो क्या चीज़ है। तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम में बेसिकली अगर हम उसे डिफ़ाइन करें तो हम एक ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि जिसके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं कि इट मस्ट वर्क फॉर एवरी कन्वेंसिबल ट्रांजिशन ग्राफ एंड इट मस्ट गारंटी टू फिनिश इट्स जॉब इन अ फाइनाइट टाइम, अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, यानी हम ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम की बात करें कि हमने जो एल्गोरिदम पिक किया है वो कंस्ट्रक्टिव इस सेंस में है, इस सेंस में है कि हमारा जो चीज़ है वो एक तो जिस चीज़ के लिए आप एल्गोरिदम डिफाइन कर रहे हैं ना, यानी आप कोई स्टेप्स बता रहे हैं कि ये स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स मैं आगे बताऊंगी, ये जो थोड़ा रेड में लिखा हुआ भी है, ये सर्टन स्टेप्स होंगे, तो आपने ये स्टेप्स डिफाइन कर दिए, दिस इज एन एल्गोरिदम। सो इट मस्ट वर्क विद ऑल द ट्रांजिशन ग्राफ्स, जितने भी ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं फिर अभी ये उनको कवर कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये गारंटी भी कर रहा है कि कम से कम जब ये एल्गोरिदम ख़त्म होगा तो आपका काम भी हुआ होगा। ये नहीं है कि आपने एल्गोरिदम सारा चला दिया, काम कोई हुआ नहीं आपका, मतलब
कोई फ़ायदा तो नहीं ना होना फिर। अच्छा, फॉर दिस पर्पज द थ्योरम प्रूविंग अलोन इट डज नॉट हैव टू बी गुड एल्गोरिदम, क्विक लीस्ट स्टोरेज। अच्छा, गुड एल्गोरिदम की अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी आपने ये नहीं सोचना कि कंप्यूटर में चल रहा है तो ये क्विक होना चाहिए और ये होना चाहिए, बस ये हर सूरत काम करना चाहिए और इसे कभी ख़त्म होना चाहिए। मतलब ये भी एक बड़ी ज़रूरत की बात है कि चीज़ ख़त्म हो जाए। अब हम सबसे पहले जो काम करते हैं, यानी एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है इंट्रोड्यूसिंग सिंगल स्टार्ट स्टेट। मैं आपको सबसे बेहतरीन मशवरा ये दूंगी कि जब भी मैं आपको बुक से पढ़ा रही होती हूँ, आप हमेशा मेरे लेक्चर्स लैपटॉप पे सुना करें, या फिर अगर आप मोबाइल पे सुनते हैं तो फिर लैपटॉप सामने रखा करें और उसमें अपनी बुक ज़रूर ओपन किया करें। और जो चीज़ें मैं हाईलाइट करवाती हूँ काइंडली उन्हें हाईलाइट किया करें। मतलब मैं अपने लिए हाईलाइट नहीं करती, मुझे तो पहले ही पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करती हूँ ना। अब ये मैंने इंट्रोड्यूसिंग सिंगल स्टार्ट स्टेट लिखा है, मुझे पता है इस पैराग्राफ से यही बात शुरू हो रही है, मैंने पहले भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, मुझे किताब का ऑलरेडी पता है, मेरे पास हार्ड में भी बुक होगी। बट वाई आई एम डूइंग दिस कि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अब आप लेक्चर में तो समझ लेंगे, लेकिन जब आप अपनी बुक में हाईलाइट नहीं करेंगे ये चीज़ें, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे सो यू वोंट अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और वो जो भी चीज़ है वो किधर है और वो क्यों है। तो काइंडली अपनी बुक सामने रखें। अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ पेज नंबर 1 और 2। अब इस पेज नंबर 1 और 2 पे इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने ये रेड में लिखा है, तो काइंडली आप भी अपनी PDF में ओपन करें, यहाँ से टाइपराइटर सेलेक्ट करें और उसकी रेड इंक सेलेक्ट करके इसको लिख लें यहाँ पे, जहाँ भी आपको जगह मिलती है, ताकि आपको ये बात पता हो कि आपके असल में स्टेप्स क्या हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को भूल जाएं, एक सेकेंड मैं अभी आपको बताती हूँ। लेट्स से कि मैं यही बुक दोबारा खोलती हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने एक बुक की कॉपी रखी हुई है। अब आप देखें कि ये जो सारी बात है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके भी बताई है, ये सारी चीज़ मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ तो आपको खुद भी कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सारी बातें क्या हैं, ये इतने इतने बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और पता नहीं हम इतने इतने बड़े पैराग्राफ्स क्यों पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज समथिंग यू विल इनकाउंटर जब आप ये देखेंगे कि आपकी जो है वो बुक जो है वो इस तरह की है, जिसमें कुछ भी हमारे पास जो है वो प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब मैं आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ तो वो थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती हैं, तो वो आपको समझ आने शुरू हो जाती हैं। वरना सारी बुक एक जैसी लगती है। जाहिर है आपकी ये एक पुरानी किताब है जिसमें जो इतनी कलरफुल नहीं है, एक जैसी लगती है, डायग्राम एक जैसी लगती हैं, पैराग्राफ्स एक जैसे लगते हैं। सो जस्ट टू अवॉइड दैट, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम काम करते हैं इंट्रोड्यूसिंग सिंगल स्टार्ट स्टेट। यानी अब आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव अ सर्टन ट्रांजिशन ग्राफ। कोई ट्रांजिशन ग्राफ है आपके पास, इंतहाई बुरा सा, खतरनाक सा, पता नहीं कितनी उसकी स्टार्ट स्टेट्स हैं, समझें 2 हैं या 3 हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि 2, 3, 4 भी स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं। वो किसी एक स्टेट 4 पे जा रही हैं और वो आगे किसी स्टेट 5 पे जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ ही पॉसिबल है आपकी जनाब ट्रांजिशन ग्राफ में, कोई ऐसा मसला ही नहीं है आपको। तो अभी हम ये चीज़ें नहीं देख रहे कि वो आगे किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। हम आगे डॉट्स लगा देते हैं ये बताने के लिए कि आगे बड़ी लंबी डायग्राम है, हम अगली चीज़ को नहीं देख रहे। हम अभी सिर्फ अपने मुद्दे की बात देख रहे हैं, हम स्टार्ट वाली चीज़ों को देख रहे हैं कि जी इसमें तो बड़ी ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हैं। तो हमें क्या पता चले कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। वी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। अगर आपको पता नहीं है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म दिस ट्रांजिशन ग्राफ इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन। ये सेकंड नंबर वाली चीज़ करें ना, ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है आपने। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने थे जब मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिया था। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना वाज क्वाइट ईजियर बिकॉज उसमें इस तरह की बातें नहीं है कि पता नहीं कितनी एजेस निकल रहे हैं, कितनी ट्रांजिशंस निकल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब अ लॉट ऑफ मेस वाज इन्वॉल्व्ड, बट दैट इज नॉट द केस। A lot mess was not involved in FA, but right now a lot mess is involved कि ये भी है वो भी है, वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, लेटर्स पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी है प्रॉब्लम, इंतहाई ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हैं, इंतहाई ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, यानी कि अपनी मर्जी है हर चीज़ में, तो वो फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब सबसे पहले अगर आपने कुछ करना है तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम कहते हैं कि जी स्टार्ट स्टेट तो सिंगल करें।
अब मैं पहले पढ़ूंगी वो पैराग्राफ ताकि आपको समझ आ जाए. लेट अस स्टार्ट बाय कंसीडरिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ट्रांजिशन ग्राफ टी. एक ग्राफ है. T may have many start states, बहुत सी start states हैं. So we first want to simplify T so that it has only one start state. We do this by introducing a new state that we label with a minus sign and that we connect to all the previous start states by edges labeled with the string null. अब मैंने आपको जब ट्रांजिशन ग्राफ्स वाला टेबल पढ़ा रही थी, चैप्टर पढ़ा रही थी, तो उस टाइम मैंने आपको ये कहा था कि ये नल स्ट्रिंग ट्रांजिशन हो रही है, आप करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, को इतना ख़ास असर नहीं पड़ता. तो उस टाइम मैंने आपको ये कहा था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कहाँ पे काम आती हैं. तो अभी ये देखें, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो गई है कि अब हम देखेंगे कि हम नल स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं. हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम हर एक से एज लेबल करवाते हैं, एक नई स्टेट बनाते हैं. किस तरह जी? हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि हमने कहा कि ये ख़तरनाक सी चीज़ ख़त्म हो गई. हमने कहा हम एक काम करते हैं ना, हम एक नई स्टार्ट स्टेट जी इंट्रोड्यूस करा दी हमने, और हमने कहा है कि ये सारी जो हैं इससे हो के जा रही हैं आगे. अब ये एक स्टार्ट स्टेट है और यहाँ पे नल स्ट्रिंग से नल भी आएगा तो ये आगे चला जाएगा. तो ये जो सारी स्टार्ट स्टेट्स थी ये ख़त्म हो गई हैं. अब हमारे पास सिर्फ एक स्टार्ट स्टेट रह गई है एंड दैट इज़ द ओनली स्टार्ट स्टेट. Then we drop the minus sign from the previous start states and now all the words must begin at new unique start state. From there we can proceed free of charge to any of the old start states. If the word W used to be accepted by starting at previous start state 3, the proceeding through the machine to a final state, it can now be accepted by starting at a new unique start state and progressing to the old start state 3 along the edge labeled as empty, and this strip does not use up any of the input letters, and the word then picks up its old path and becomes accepted. And this process is illustrated. यहाँ पे illustrate किया गया. इन्होंने कहा कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि अब आपकी जो है वो मशीन किस तरह चलेगी. अगर कोई वर्ड पहले जिस तरह एक्सेप्ट हो रहा था अभी भी वो वर्ड उसी तरह एक्सेप्ट होगा. फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हमने खुद बता दिया कि एक स्टार्ट स्टेट है, बस इतना तो फ़र्क है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लेट्स से कि हमारे पास इस तरह करके उसको चलें छोड़ दें. यहाँ पे देख लें, या ये अगर इसको भी देखें तो देखें 1 3 5. अच्छा, अरेंजमेंट से प्लीज़ परेशान मत होइएगा. यहाँ पे ये जो साइंस है ना, ये जो 3 आपको डॉट्स लगे हुए नज़र आते हैं, इसका मतलब ये है कि आगे बहुत बड़ी ट्रांजिशन डायग्राम है, ट्रांजिशन ग्राफ है, जो कि अभी आपको नहीं पता. तो इसलिए आप जज नहीं कर सकते कि क्यों भाई 3 स्टार्ट स्टेट क्यों है, 2 इधर क्यों लिखा है, 1 5, ये इसको कुछ भी आप जज नहीं कर सकते. यहाँ पे हमें ये बताएगा कि कुछ इस तरह एक डायग्राम स्टार्ट हो रही थी और आगे शायद अभी आपको ये डिसकनेक्टेड भी लग रही है, लेकिन आपको क्या पता ये आगे कनेक्टेड हो. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट जज. सो राइट नाउ हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कहा जी थोड़ी आप इधर तशरीफ़ लाएं और थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएं. तो हमने इसे ऑर्गेनाइज किया, 1 3 5 लिखा. ये देखें ए बी ए यानी जो चीज़ें इधर से जा रही थी वही जा रही हैं अभी भी, लेकिन हमने इन सब को कनेक्ट कर दिया है जी यहाँ से एक नई स्टार्ट स्टेट के साथ, और हमने एम्प्टी ट्रांजिशन कराई. ये इसी तरह जैसे आप किसी चीज़ के पीछे 0 ऐड कर दें. अब 0 ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको भला, या आप किसी चीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा आपका. लेकिन आपको पता होगा कि अक्सर चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है ऐसे काम करने की. हम करते हैं ना, मैथमेटिक्स में ऐसे रूल्स होते हैं कि हम जी 0 ऐड करवा रहे होते हैं या हम 1 से मल्टीप्लाई करवा के सिर्फ अपना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं. वो जैसे 1 बाय 1 से डिवाइड कर देना या इवन 5 बाय 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना. हम कहते हैं एक्चुअल में टेक्निकली तो हम 0 ऐड कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम भी इधर सॉल्व ही करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने लिखा भी यही था, द ellipses in the picture above indicate other but irrelevant sections of the TJ. irrelevant मतलब अभी हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं है, आगे जाके आएगा. ठीक है जी. अच्छा जी,
One and only broken angel, come and take me before I उसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है इंट्रोड्यूसिंग द सिंगल फाइनल स्टेट, यानी हमने स्टार्ट स्टेट सिंगल हम कहते हैं कि ऐसे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ जा रही, तो हम इनको भी क्या करते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में ले जाते हैं और यहाँ पे एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और हम कहते हैं कि हमारी फाइनल स्टेट भी एक ही है। तो वो बाकी सारे हमारी ट्रांजिशन जिस भी पाथ को फॉलो करके आ रही होती हैं वो कहीं एक जगह पे जाके फाइनल बन जाती है। हम इसको पढ़ लेते हैं। अनदर सिंप्लीफिकेशन वी make in T is that it can be modified to have a unique final state without changing, then it accepts no string at all and has no language। यानी अगर तो कोई फाइनल स्टेट जी जनाब तभी आ सकती है जब पीछे कोई फाइनल स्टेट्स हो। ये नहीं आपने करना कि है ही नहीं है तो नहीं इंट्रोड्यूस करवा देनी है। अगर है ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर तो वो कोई उसका तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही नहीं है ना। मतलब वी नीड प्रोड्यूस नो रेगुलर एक्सप्रेशन। ये गलत वैसे जुमला लिखा हुआ है अंग्रेजी का, अभी मैंने पढ़ा है। चले हम इनकी ग्रामर को इग्नोर करते हैं। सो इफ टी हैज सेवरल फाइनल स्टेट्स जी, अच्छा, so if T has several final states, let us introduce a new unique state labeled with the plus sign, and we draw new edges from all the old final states to the new one and drop the old plus sign and label each new edge with the null string. So we have a free ride from each old final states to the new unique final state, and this process is depicted below. अब हमारे पास ये देखें, आप ये देखें कि ये जी 9 भी फाइनल है, 12 भी फाइनल है और पीछे से कुछ भी आ रहा है। ये यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ पे डबल ए से आ रहा है, ये ए आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है। हमने कहा कि सारा कुछ फाइनल पे जा रहा है ना, ये हमने नल ट्रांजिशन करवा दी। इस नल ट्रांजिशन से क्या हुआ कि हमारी एक फाइनल स्टेट बन गई। हमने इनके पॉजिटिव साइंस ड्रॉप करवा के यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया और हमारी एक यूनिक फाइनल स्टेट बन गई। अब हम जब अभी आपको आगे जाके और आइडिया होगा कि वाई वी आर डूइंग दिस, बट येट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक फाइनल और एक स्टार्ट होनी चाहिए। उससे हमें फ़वायद होते हैं। बहरहाल जब हम इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो हम किसी एक जगह आ रहे होंगे तो वो इकट्ठी हुई हुई चीज़ें हमें कोई फ़ायदा देंगी, वरना हमारे पास हमें कुछ चीज़ किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। वैसे मैं आपको ये समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, 1 मिनट है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लेट्स से कि मेरे पास कोई डायग्राम थी कुछ इस तरह। अभी मैं ना स्टेट्स को डॉट सी बस बनाऊंगी ताकि कुछ पता चले आपको, ठीक है। लेट्स से कि कोई बड़ी सारी ऐसे स्टेट्स थी और कुछ यूं चल रहा था, फिर यूं लेट्स से कि इस तरह हमारे पास ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये स्टेट है, फिर ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है और कुछ बड़ा एम्बिगुअस सा हमारे पास। देखिए ट्रांजिशन ग्राफ्स आपके एम्बिगुअस ही होते हैं, ठीक है। इस तरह करके हमारे पास ये सारी फाइनल स्टेट्स थी। अब आपको कोई पता नहीं चल रहा आप कैसे फाइनल पे पहुंच रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जी आप ये ज़रा रेड ले लें, आप ये ज़रा जी किसी एक स्टार्टिंग पे आएँ और आप जी ज़रा किसी एक एंडिंग पे आएँ, आप इस तरह करते हैं
तो फिर हम लोग लेटर ऑन क्या करते जाते हैं, जब आप आगे फर्दर ऑन मूव करेंगे, कि कम से कम आपको ये तो पता है ना कि ये यहाँ से शुरू होकर इधर जा रही है, यानी कोई स्टार्ट और कोई एंड है। अब रह गई दरमियान वाली चीजें। दरमियान वाली चीज़ों को फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं। मैं आपको भी हम मिसाल दे रही हूँ कि जी ये स्टेट रिमूव करा के आपने डायरेक्ट लिंक बना लिया, इधर से भी डायरेक्ट बना लिया, इधर से भी डायरेक्ट बना लिया, फिर इनको भी ज्वाइन कर दिया। तो हम दैट इज़ अ रफ आइडिया कि असल में हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो फिर स्टार्ट और फाइनल अगर क्लियर हो तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि ये जी बात हमारे पास क्लियर हो गई है और हम इस पे ज़रा इजी वीजी फील कर रहे हैं, तो हम बड़े आसानी से वहाँ पे चले जाएंगे। सो दैट इज़ समथिंग कि जो हम यहाँ पे रिक्वायर करते हैं। सो इट शुड बी क्लियर दैट द एडिशन ऑफ दीज टू न्यू स्टेट डज नॉट अफेक्ट द लैंग्वेज दैट टी एक्सेप्ट। एडिशन कोई हमें फ़र्क नहीं डाल रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह मैं आपको दोबारा बताऊंगी जिस तरह आप ज़ीरो को ऐड कराते हैं। आप ज़ीरो को ऐड करवा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर क्या उसे कहते हैं, योर डिजिट्स एट ऑल, या आपके सम को अफेक्ट नहीं कर रहा, या आप 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपके नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो द सेम वे जब आप नल स्ट्रिंग को किसी भी जगह कोई ट्रांजिशन नल स्ट्रिंग की करवाते हैं तो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर लैंग्वेज एट ऑल। और हम नल स्ट्रिंग को बड़े इजीली यहाँ पे डील कर रहे हैं। उसकी वजह भी ये है कि हमें नल स्ट्रिंग से ना तो ट्रांजिशन ग्राफ में कोई फर्क पड़ता है और ना रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि नल इज ऑल्सो समथिंग वी एक्सेप्ट एंड दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद एनी वर्ड एक्सेप्टेड बाय the old t is also accepted by the new t, and any word rejected by the old t is also rejected by the new t। तो ये बात हमें पता चल गई कि ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड और रिजेक्शन की हमारे पास कैसे चल रही हैं। अब मैं ये वाला लेक्चर क्योंकि 35 मिनट्स का हो गया, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अभी हम जो ये थर्ड वाली स्टेट से थर्ड वाले रूल, अभी थर्ड रूल रहता है, फोर्थ रहता है, फिफ्थ रहता है, ये जो सारे हैं ये मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी और उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दैट इज़ नॉट कंप्लीट इन दिस लेक्चर, यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल टू सी कि आप ये इसका प्रूफ नंबर 2 कर रहे हैं। प्रूफ नंबर 3 इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, और प्रूफ नंबर 3 करते करते हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बिकॉज द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर। अगर मैंने उसको भी इसमें इंडल्ज किया तो इट विल बी लाइक 1 आवर की हो जाएगी हमारे पास वीडियो, तो हम उतना नहीं करना चाह रहे। यहीं पे इतनी इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी है। तो उसके बाद हम लोग इसका 3 लेबल्स यानी कि लेबल्स वाला और ये सारा आगे वाला जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड जस्ट कीप वॉचिंग के भी नेक्स्ट वीडियो भी आपकी आ ही जाएगी। ये कीप वॉचिंग, ये मेरी यूट्यूब वीडियो सुन सुन के ना मेरे जुबान पे चढ़ गया। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड पता नहीं क्या क्या। तो सब्सक्राइब तो खैर आप लोगों ने नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ ने किया होगा आई नो, लेकिन मुझे पता सब ने नहीं किया हुआ बिकॉज आई नो कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो बाकी ये है कि आप लोग अगली वीडियो देख लीजिएगा। अभी ये 40 मिनट्स की हो रही